Welcome to Physics Class 11th, Unit 2 Kinematics, Chapter 4 Motion in a Plane. This is the first video of this chapter. In this video, we will discuss about scalar and vector quantities, position and displacement vector, equal vector, negative vector, co-initial, coplanar, collinear, unit and zero vectors, multiplication of vector by a real number, addition of vector by triangular law, parallelogram law and polygon law, commutative and associative property of vector, and subtraction of vector. Basically, this video is totally based on vector. We will discuss what is scalar and vector. So there are only these two quantities, directions. If a quantity have direction, then it is vector. If quantity do not have direction, it is scalar. So what is scalar quantity? A physical quantity which has only magnitude, जिसकी वैल्यू तो होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, like as mass, length, temperature, time, density, work, heat. Now what is vector? A physical quantity which has both magnitude and directions, मतलब जिसको हमें फुल एक्सप्रेशन के लिए, कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम बोले मास, तो मास कहीं से भी मेजर करें, किसी भी डायरेक्शन में मेजर करें, सेम आएगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं वेट का, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है. अगर हम फोर्स की बात करें, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना वो डिपेंड करता है. स्पीड स्केलर हो सकती है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर होगी. डिस्टेंस स्केलर हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी. मतलब अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो या तो वो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी. नाउ बहुत सारे वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशंस हैं. हम किसी भी क्वांटिटी को, फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम किस तरीके से शो करेंगे, तो उनके कौन कौन से नॉर्म्स यहाँ बनते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर. कोई भी चीज़ है तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, उसको वेक्टर फॉर्म हम कैसे शो करेंगे. सो कोई एक प्लेन होगा, 2D 3D जो भी प्लेन होगा, या हमने एक 2D प्लेन लेके रखा है जहाँ पे एक पॉइंट P मान लिया. तो जैसे हमने P पॉइंट माना और अगर हमने उसको ओरिजिन से जोड़ दिया, इट मीन्स इट हैज अ सर्टेन a displacement vector, it has a certain vector. So since it is from origin, so then it is called position vector. So here is a OP is a position vector, it can be represented by vector R. ये वेक्टर का साइन ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, दैट इज अ साइन ऑफ वेक्टर. बुक में ये बोल्ड में भी लिखा मिल सकता है, बट ये प्रेफर करेंगे कि इसके ऊपर एरो साइन लगा दिया जाए. तो OP इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इट रिप्रेजेंट बाय R. यहाँ बोल्ड से या फिर वेक्टर R के फॉर्म में शो कर सकते हैं. इसमें दो वर्ड है, एक ओ है और एक पी है. तो ओ को इसकी टेल बोलते हैं जहां से पोजीशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पी जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है, सो दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर. नाउ अगर हम पी से किसी दूसरे पॉइंट पी डैश पे आ जाते हैं, बहुत से रास्ते हैं, दूसरे किसी और रास्ते से भी आ सकते हैं, लेकिन जो पी डैश का होगा उसका केवल एक ही पोजीशन वेक्टर बनेगा, कोई दो पोजीशन वेक्टर नहीं बन पाएंगे. तो इसको हमने आर डैश नाम दे दिया. अब तो यहाँ पर दो पोजीशन वेक्टर हो गए, ओपी एक पोजीशन वेक्टर है और ओपी डैश एक पोजीशन वेक्टर है. लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखें या डिस्प्लेसमेंट देखें, तो डिस्टेंस तो बहुत सारी होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा. तो जो पी से पी डैश तक जाने वाला, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो पी डैश को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, और ये आर डैश माइनस आर के इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होगा. डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती है, ये पाथ बी भी एक डिस्टेंस है, पाथ ए भी एक डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा. सो दैट पी डैश इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो पी डैश इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर, या पी डैश इज इक्वल टू ओपी डैश माइनस ओपी, दोनों एक ही बात है. नाउ इक्वल वेक्टर, किस वेक्टर को, अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन है तो किसको हम किसके इक्वल करेंगे और नहीं करेंगे. तो इक्वल वेक्टर वही हो सकते हैं जिसमें दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शंस भी सेम हो. अगर हमारे पास ओपी जिसको हम वेक्टर ए मान रहे हैं, अगर हमें इसका एक दूसरा इक्वल वेक्टर चाहिए है, जैसा कि हम यहाँ हमने क्यू आर मान लिया, क्यू एस मान लिया, तो क्यू एस वेक्टर बी जो है, ए और बी इक्वल तभी माने जाएंगे जब इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शंस भी सेम होंगी.
दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन भी सेम होंगी, मतलब मॉड ए ऑफ मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी सेम होंगे और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0, तभी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी माना जाएगा। नाउ अपोजिट वेक्टर या इनवर्स वेक्टर किसको मानेंगे, तो अपोजिट या इनवर्स, ए इज इनवर्स ऑफ बी, सो अगर एक दूसरे के अपोजिट या इनवर्स वेक्टर है तो फिर उनमें मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होनी चाहिए। वेक्टर ए इज इनवर्स ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इनवर्स, यहाँ माइनस साइन आएगा, वेक्टर ए इज इनवर्स ऑफ वेक्टर बी इफ वेक्टर मॉड ए इक्वल टू मॉड बी बट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे ओपी और पी क्यू डैश पी डैश क्यू डैश की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट होगा तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का, इट इज कॉल्ड इनवर्स वेक्टर। कुछ और वर्ड, इनवर्स वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं, जहां डायरेक्शन अगर हम किसी वेक्टर की अपोजिट कर दें, उसी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। जैसे कि ये एक ओपी एक वेक्टर है जिसको वेक्टर ए नाम दिया, अगर हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें, जैसे हमने इसको रिवर्स किया तो यहाँ माइनस ए का साइन आया, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट। अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर दें तो ये तो एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी ए की वैल्यू उतनी ए की वैल्यू माइनस साइन के साथ है, तो जैसे 2 माइनस 2 जीरो होता है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इट मीन्स कोई ऐसा वेक्टर भी हो सकता है जिसकी वैल्यू जीरो है। नाउ को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट एक ही हो, ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ओ से पॉइंट पी जा रहा है और ओ से पॉइंट एस जा रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम को इनिशियल वेक्टर मान सकते हैं। The vector are said to be co-initial if they have a common initial point. Co-terminal वेक्टर, अगर उनके टर्मिनल पॉइंट सेम हो, ये P से स्टार्ट हो रहा है, S से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों जाके Q O पे मिल रहे हैं, then A and B are called terminal vector. Two vector are said to be co-terminal vector if they have terminated at common point. Co-planar वेक्टर, जिनका प्लेन ही एक ही प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, तो एक ही प्लेन में हो तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब वो एक ही लाइन में हो या पैरेलल लाइन में हो, जैसे ओ डैश ओ डबल डैश पी डबल डैश और क्यू डबल डैश एस डबल डैश, दोनों छोटे बड़े हो सकते हैं, डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है, लेकिन अगर वो एक ही लाइन में है, एक ही पैरेलल लाइन में है, तो फिर वो कोलिनियर वेक्टर माने जाएंगे। चारों कोलिनियर वेक्टर, दे मस्ट हैव सेम लाइन और पैरेलल लाइन। यूनिट वेक्टर, ये सबसे अच्छा टर्म है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत जगह ये यूज होगा। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, अ वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1 यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और इसको निकालने का ये फॉर्मूला है, ए कैप, ये कैप के साइन से शो होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। न्यूमेरिकल भी करेंगे जब इस थ्योरी के बाद, तो उसमें हम देखेंगे इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। दैट इज यूनिट वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, जैसे 1 न्यूटन, तो दैट इज यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर है वो यूनिट मैग्नीट्यूड। नाउ हमारे पास 3 एक्सेस हैं, तो तीनों एक्सेस के अपने अपने यूनिट वेक्टर होते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो हम आई कैप को यूनिट वेक्टर मानते हैं, अगर हम वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जे कैप को यूनिट वेक्टर मानते हैं, और अगर हम जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो के कैप को यूनिट वेक्टर मानते हैं। इन तीनों का मॉड सेम है, मॉड आई इक्वल टू 1, मॉड जे इक्वल टू 1 एंड मॉड के इक्वल टू 1, लेकिन तीनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है। सो एक्स वाई जेड के लिए कॉमन ये वेक्टर स्पेसिफाइड है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आई कैप आ गया मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप आ गया मतलब वाई एक्सिस, और के कैप आ गया मतलब जेड एक्सिस। सो द मैग्नीट्यूड तीनों के 1 है बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। नाउ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जैसे हमने ए और माइनस ए को किया तो वहाँ जीरो आ गया था, तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो और कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, मतलब ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जिसका मैग्नीट्यूड ही ना हो। तो जैसे हम 2 माइनस 3 करें तो -1 आता है, 3 माइनस 2 करें तो 1 आता है, तो 3 माइनस 3 कितना आना चाहिए? अगर दोनों जैसे हम इक्विवेलेंस देखते हैं, जैसे हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो नेट फोर्स जीरो होता है, तो नेट फोर्स फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और जीरो आप वर्ड बोल रहे हो, देन इट शुड बी अ नल वेक्टर। तो ए में अगर हम ए का ही वैल्यू रिवर्स करके
उसमें ऐड अप कर दें तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। तो वेक्टर ए जैसे 3 न्यूटन प्लस -3 न्यूटन तो 0 न्यूटन आएगा, तो दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या पड़ी हमें, इसको नल वेक्टर क्यों मानना पड़ा? क्योंकि अगर हम किसी वेक्टर को उसके इनवर्स के साथ ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर का सम भी वेक्टर आता है, तो कौन सा वेक्टर आना चाहिए? नल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड करते हैं या नल वेक्टर में किसी वेक्टर को ऐड करते हैं तो वही वेक्टर ओरिजिनेट फिर से मिल जाता है, 2+0 या 0+2 करें 2 ही आएगा। किसी नंबर में, किसी वेक्टर में, किसी एल्स स्केलर में अगर हम नल वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नल वेक्टर ही आएगा, और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 0। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। स्केलर क्वांटिटी से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है। किसी ए वेक्टर को अगर हमने ले लिया और उसको हम लैम्डा कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा इंटू ए अगर हम करते हैं या लैम्डा मॉड ए कर रहे हैं, दोनों एक ही है। 3 × i कैप या 3 i कैप दोनों को एक जैसा लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2a हो जाएगा। अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है तो लैम्डा ए हो जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1.5 ए हो जाएगा। तो अब ये ए से 2a हो गया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन सेम है। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, लैम्डा ए माइनस लैम्डा ए, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है बट लैम्डा लेस देन 0। तो अगर हम -1 या -1.5 का मल्टीप्लाई करें तो -1 करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, -1 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। और अगर -1.5 करें तो रिवर्स डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो वेक्टर से रियल नंबर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको आगे पीछे दोनों साइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी भी लिख सकते हो, बी इंटू ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माइनस साइन लगा रहे तो डायरेक्शन रिवर्स करके लिख सकते हो। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन उसके बाद ही आएगा। तो टू और मोर वेक्टर में बी एडेड ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली यूजिंग फॉलोइंग लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशंस। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे फेमस और सबसे सिंपल लॉ है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसका रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर जो आएगा वो ट्रायंगुलर लॉ से सबसे इजीली सिंपलीफाई किया जा सकता है। लॉ क्या है, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो वेक्टर, हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे उनकी, विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे ना ही डायरेक्शन चेंज करेंगे, देन उससे जो रिजल्टेंट ट्रायंगल बनेगा, जो थर्ड डायरेक्शन बनेगी ट्रायंगल की, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। दो साइड तो हमने दो वेक्टर को बना दिया और जो थर्ड साइड बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका रिजल्टेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शंस उसके अपोजिट होगी। देखते हैं कैसे होगा ये। हमने दो वेक्टर ए और बी का सम मान रहे हैं, वेक्टर ए हो गया, अब वेक्टर बी हो गया। अब ये वेक्टर ए अलग लिखा हुआ है, वेक्टर बी अलग लिखा हुआ है, हम इस बी को इसके आगे सीधा नहीं लगा देंगे, हम इस वेक्टर को इसके इस हेड पॉइंट्स के पास लाएंगे। ये हमने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं किया, हम इसको इसके पास लेके, मतलब जीरो से अगर हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। अब जो थर्ड लाइन जो बनेगी यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने वाली, इट शुड बी रिजल्टेंट, लेकिन ये इसके जैसे नहीं होगी कि ऐसे रिवर्स होके आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन उसके उल्टे होगी ये। अदरवाइज तो ये यहाँ से और यहाँ से, फिर तो ऐसे इस साइड आना चाहिए, लेकिन जो ओ से आर्थ की डायरेक्शन है वो इस साइड है, दैट इज रिवर्स ऑफ इनिशियल डायरेक्शन। तो ओ से पी जाओ या पी से आर जाओ या फिर डायरेक्टली ओ से आर आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों ही केस में सेम है। अगर आप ओ से पी गए पी से आर गए तो भी ओ आर डिस्प्लेसमेंट, और या फिर डायरेक्ट ओ से आर आ गए तो भी डिस्प्लेसमेंट वही है। सो दैट इज आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर p. So if two vector can be represented by two sides of triangle with direction and magnitude, then the third side of triangle will show the resultant of both with direction and magnitude in direction of opposite. Clear? That is triangular law of vector एडिशन। दो वेक्टर तो थर्ड जो साइड होगी दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ। आप पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, आप यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से चेन्नई आ गए, तो अल्टीमेटली तो आप अपने घर से चेन्नई पहुंचे हो, दैट इज द रिजल्टेंट। इसको हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं। नाउ इससे हम कुछ लॉ या कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करके देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। कॉम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम आने चाहिए। देखते हैं हम यहाँ पे, हमने एक देखा, हमने एक वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर बी है। अब अगर हम ए प्लस बी करना चाह रहे हैं तो ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम आना चाहिए।
तो डायग्राम हमने कंप्लीट बना दिया। हमने इस बी वेक्टर को अगर हम ज्यों का त्यों उठा के इस साइड लेके आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इस ए वेक्टर को जस्ट ज्यों का त्यों ऊपर लेके जाए तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, ओ पी आर और या फिर ओ क्यू आर। दोनों ही केस में या तो आप बी से होते हुए फिर ए को पास करो या फिर ए से होते हुए फिर बी को पास करो। दोनों ही केस में आप आर पॉइंट पे पहुंच रहे हो। हम देख रहे हैं ए प्लस बी या बी प्लस से दोनों सेम होते हैं कि नहीं। ट्रायंगुलर लॉ ही लगाएंगे तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। और ओ आर को हम रिजल्टेंट वेक्टर आर माना है, ओ पी ए है और पी आर कितना है बी, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। इस ट्रायंगल में फिर से हम ट्रायंगुलर लॉ लगाते हैं तो ओ क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर। तो अब यहाँ ओ क्यू क्या है पहले, ओ क्यू तो बी है पहले, और क्यू आर क्या है ए, तो आर इज इक्वल टू फिर बी प्लस ए आ गया। तो दोनों ही केस में हमने ओ आर की वैल्यू निकाली है। एक बार ओ आर की वैल्यू ए प्लस बी आई है, दूसरी बार ओ आर की वैल्यू बी प्लस ए आई है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स फैक्टर फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएशन, दो का एसोसिएशन है, तीसरे के साथ वो एड अप हो रहा है। मतलब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में रख के सी से ऐड कर दें या ए को बी प्लस सी के ब्रैकेट में ऐड कर दें, दोनों ही केस में हमारे पास आंसर क्या आता है देखते हैं। मतलब यहाँ सीधी सी बात है, तीन वेक्टर तो हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं ओ ओरिजिन से चलते ओ से पी जाएं मतलब वेक्टर ए फॉलो करें, फिर पी से क्यू जाएं तो वेक्टर बी फॉलो करें, फिर क्यू से आर आए तो वेक्टर सी फॉलो करें। मतलब हम ए बी और सी तीन वेक्टर्स को ले रहे हैं। अल्टीमेटली हम आर पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब अगर हम डायरेक्ट ओ से आर पे आ जाएं तो भी वही बात है। अगर अब इसके बाद हमारे पास पहला रास्ता तो ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर है, या फिर हम देखो बीच वाला एक शॉर्टकट ले लें, ओ से क्यू और फिर क्यू से आर आ जाए, या फिर हम ओ से पी जाएं और पी से फिर ये शॉर्टकट ले लें सीधा वाला, तो डायरेक्ट आर आ जाए। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, देखते हैं कहाँ क्या सोल्यूशन मिलता है। सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में ओ पी प्लस पी क्यू ओ क्यू के इक्वल टू होगा। ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ओ क्यू जो आ गया ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल हो गया। मतलब ये ओ क्यू, ये जो ओ से क्यू तक की लाइन है, इट इज द समेशन ऑफ ए प्लस बी। क्यू तक आ गए, अब क्यू से डायरेक्ट कहाँ पहुंचना है, आर। सो ओ क्यू आर ले लेते हैं। अगर हम ओ ए से बी तक न जाके डायरेक्ट ओ से क्यू आ जाए, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। ओ से क्यू डायरेक्ट आ गए मतलब इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। ट्रायंगुलर लॉ से निकाल दिया। अब क्यू से डायरेक्ट आर पे आ जाए तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, सी। तो आर इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। अब दूसरा वाला स्टेप देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है। इसमें क्या होगा, पी से क्यू और क्यू से आर चले जाओ या फिर डायरेक्ट पी से आर आ जाओ, दोनों एक ही बात है। मतलब पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। सो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू मतलब बी प्लस क्यू आर मतलब सी। सो पी आर इज इक्वल टू बी प्लस सी हो गया। अब हम पी से आर तक तो आ गए, अब पी तक तो पहुंचना है ओ से, तो हम ये ले रहे हैं ओ पी आर ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। अब पी आर की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बी प्लस सी। तो क्या आ गया, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। मतलब आर की वैल्यू यहाँ से भी निकली और यहाँ से भी निकली, दोनों सेम है। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, या फिर ए प्लस एसोसिएशन ऑफ बी एंड सी, दोनों सेम है। एक बार फिर से देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू विथ अनदर थर्ड। तो या तो हम ओ क्यू को ले लें, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी, एसोसिएशन ऑफ ए प्लस बी, और फिर उसको सी से जोड़ दें, या फिर हम बी और सी का एसोसिएशन ले लें, दैट इज पी आर इज इक्वल टू क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो ये एसोसिएशन मिल जाएगा हमें पी से आर, और अब हम डायरेक्ट ओ से पी पहुंच के एसोसिएशन ले लें डायरेक्ट शॉर्टकट, तो फिर हम फिर से ओ आर मिल जाएगा। नाउ सेकेंड लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
if two vectors can be represented in magnitude and directions by the two adjacent sides, ये वर्ड याद रखना, adjacent। जैसे अगर हम सपोज कर हम यहाँ से कहीं एक जगह जाते हैं फिर उस जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दैट इज अ ट्रायंगुलर लॉ, मतलब एक वेक्टर के कंपोनेंट के खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, दैट इज अ ट्रायंगुलर लॉ। लेकिन एक साथ दोनों वेक्टर अगर स्टार्ट हो जाए, जैसे पानी गिर रहा है और हवा चल रही है, तो एक ही पॉइंट पे पी भी वर्टिकली, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्टिव है और हवा भी एक्टिव। जब ऐसा दोनों वेक्टर एक साथ एप्लीकेबल हो जाएंगे, तब फिर हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। ट्रायंगुलर लॉ में तो एक एंड हो गई, उसके बाद दूसरा होगा, कोई दिक्कत नहीं। पैरेललोग्राम तब होगा जब एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स लग रहे होंगे, एक ही पॉइंट पे ग्रेविटी भी लग रही है और हवा भी चल रही है, तो फिर जो विंड की या जो ड्रॉप की जो डायरेक्शन होगी, दैट इज कैन बी डिटरमाइंड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ एडजेसेंट वर्ड आया। If two vector can be represented by two adjacent side of parallelogram, then the resultant can be represented completely in magnitude and directions by the diagonal of the parallelogram passes through that starting point of vector। ए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा है, हेड टू टेल नहीं है, यहाँ टेल टू टेल मैच है। अब क्या होगा, अगर हम इस तरीके से इसको एड अप करें, तो फिर भले ही हमें लगेगा कि ए प्लस बी के इक्वल है, पैरेललोग्राम लॉ, जबकि एक ही पॉइंट पे दोनों लग रहे थे। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने की मेथड क्या है, तो ये डायग्राम आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। हमने यहाँ वेक्टर ए मान लिया, ओ से पी तक, वेक्टर बी मान लिया, ओ से क्यू तक। मतलब ओ पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक वेक्टर इस साइड लग रहा है और दूसरा वेक्टर इस साइड लग रहा है। जैसे आपके स्कूल में एक टेबल रखी हो और एक बच्चा इस साइड खींच रहा हो और एक बच्चा ऊपर की साइड खींच रहा हो, तो अब ये टेबल कहाँ जाएगी, ना तो इस साइड जाएगी ना इस साइड जाएगी, दोनों के बीच में कोई एक रास्ता पकड़ते हुए जाएगी और ये रास्ता डिपेंड करेगा किसका फोर्स ज़्यादा है, उसकी तरफ मुड़ जाएगी। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ तभी लगाते जब दोनों फोर्स या दोनों वेक्टर एक साथ एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, देन वी कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ। तो अब यहाँ पे जब आएगा तो दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करनी पड़ेगी हमें। ये इस साइड बी का पैरेलल ये वाली साइड हो गई यहाँ से, और ओ पी जो है इसका जस्ट ऊपर हमने रख दिया, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, दैट इज ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, इट इज ए पैरेललोग्राम। अब जो रिजल्टेंट होगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिजल्टेंट ऑफ बोथ। ये है डायगोनल, ये डायगोनल ए और बी का रिजल्टेंट शो करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है वो निकाल लिया हमें। तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शंस किया हमने, इस आर पॉइंट से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया नीचे इस लाइन पे, इस ओ पी लाइन को एक्सटेंड करते हुए। तो आर से हमने एक डायगोनल, आर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा है, क्योंकि पैरेलल ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा भी उतना ही रहेगा। ये अल्फा हो गया जो रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। अब इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी हमें सबसे पहले, पी डी आर की। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पी डी आर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल पी डी आर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब डी आर, अपॉन हाइपोटेनियस मतलब पी आर। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये पी आर हो गया, तो डी आर अपॉन पी आर। सो डी आर, इस वैल्यू डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लाइन की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा। ये पी आर किसके इक्वल टू है, बी के, तो डी आर इज इक्वल टू हो गया बी साइन थीटा। फिर से एक बार, इन ट्रायंगल पी क्यू डी, सॉरी पी डी आर, इन ट्रायंगल पी डी आर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, सो डी आर अपॉन हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब पी आर, तो डी आर अपॉन पी आर। सो डी आर की वैल्यू आ गई पी आर साइन थीटा, या पी आर को बी लिखा गया है तो बी साइन थीटा। अब कॉस थीटा निकाल के देखते इसी ट्रायंगल में, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी डी अपॉन पी आर, तो पी डी या डी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। अब आते हैं हम प्रूफ करने के लिए। इन ट्रायंगल ओ डी आर, ओ डी आर, ये पूरा ये जो बड़ा सा राइट ट्रायंगल बन रहा है इसको ले रहा है। राइट ट्रायंगल ले लिए तो फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर। अभी जो ओ डी है दो पार्ट में टूटी है, ओ से पी तक तो ए है, लेकिन पी से डी तक का ये क्या है, बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा है यहाँ पर, यहाँ बी कॉस थीटा आएगा। तो डी पी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, प्लस आएगा इसके बाद डी पी डी आर का स्क्वायर है, डी आर क्या है, बी,
साइन थीटा, तो बी थीटा का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम फिर से तोड़ देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बी स्क्वायर अगर हम बाद वाले दो स्टेप से कॉमन ले लें तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या फिर रूट में आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस एक यहाँ मिस प्रिंट है, ध्यान रखना है, बी कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू डीपी अपॉन पी आर, तो डीपी इक्वल टू पी आर कॉस थीटा। तो इसी की वैल्यू हमने यहाँ रखी है, डीपी की वैल्यू पी आर या बी कॉस, और ये वैल्यू हमने यहाँ से रखी है, दैट इज बी साइन थीटा। आर स्क्वायर मीन्स ओ, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, और ओ डी की वैल्यू किसके टर्म में टूटी, ओ पी प्लस पी डी। ना डायरेक्शन वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम, टेन अल्फा, डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मिल गया हमें इससे। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो इस फॉर्मूले में ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के लिए हमने निकाला टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, डी आर, डी आर मतलब क्या है, बी साइन थीटा, और बेस क्या है, ये पूरा का पूरा ए प्लस बी को थीटा। ना एक और लॉ आता है यहाँ पे, लॉ ऑफ साइंस, ये लॉ ऑफ कोसाइन था, लॉ ऑफ साइन है, आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, थीटा बीटा और अल्फा तीनों आएंगे, आर, ये आर है, इसके अपॉन में क्या आता है, साइन थीटा, पूरा एंगल, ए है, ए के साथ कौन सा एंगल आता है, साइन बीटा, ये वाला एंगल, और बी, बी के साथ कौन सा एंगल आता है, साइन अल्फा, जो इसके अपोजिट। नाउ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ मतलब दो वेक्टर ना हो, उससे ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम दो दो वेक्टर को सॉल्व करते जाएंगे, तो ट्रायंगुलर लगाएंगे, तो जो लास्ट साइड आएगी दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ। If a number of vectors can be represented in a magnitude and direction by the sides of polygon taken at the same order, direction same होनी चाहिए सबकी, then the resultant is represented by in magnitude and direction by the closing side, उस polygon को खत्म करने वाली जो साइड होगी वो उन सब का रिजल्टेंट शो करेगी, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे वेक्टर ए हो, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए और बी को ऐड कर देंगे, तो इस टाइप से एक हमारे पास ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ये ए प्लस बी के इक्वल टू होता है। अब सी और बचा है, सी को और लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो अब जो साइड बनेगी, अब इस पॉलीगन को क्लोज करने वाली साइड जो होगी वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल टू होगी। अब अगर एक और डी मिल जाता तो हम उसको यहाँ से यहाँ जोड़ देते, तो फिर इसको क्लोज कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी डी, बी प्लस सी प्लस डी हो जाता, और मिलता तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा। तो जितने भी वेक्टर्स मिलेंगे जो क्लोजिंग साइड होगी दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल। ए वेक्टर मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया, ई मान लिया। अब अगर क्लोजिंग साइड कौन सी हो गई, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, अगर हम उसका इनवर्स ऐड कर दें तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इन दोनों को ऐड तो करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो अगर हम इस बी की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो फिर ए माइनस बी हो जाएगा, और फिर ए प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द वेक्टर, वी कैन ऐड the vector with the inverse of another vector. We can add a vector with inverse of another vector. तो इनवर्स कर दिया हमने इसका, और इनवर्स किया, हेड टू टेल मेथड लगाई, टेल यहाँ लगाया, तो अब अगर हम इस डायरेक्ट इस वेक्टर को जोड़ेंगे तो दैट इज ए प्लस माइनस बी, मतलब ए माइनस बी के इक्वल टू होगा, तो दैट इज द आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर हम नीचे वाली साइड जोड़ देते तो ए प्लस बी के इक्वल टू हो जाता। We cannot add subtract the vector, we can add a vector with inverse of another vector. Thank you.